हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भाग। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट, प्रेडिकेट क्या है? व्हाट इज प्रेडिकेट? तो प्रेडिकेट के बारे में हम लोग सुनते आए हैं, सीखते आए हैं। एक बार मैं भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट के द्वारा कहा गया संपूर्ण वाक्य क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट कर्ता के द्वारा कहा गया वह सब कुछ जो सेंटेंस में निहित होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के बाद आने वाले शब्द या शब्द के समूह को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके बारे में। प्रेडिकेट क्या है देखें। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट के बाद आने वाले संपूर्ण शब्दों के समूह को प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आने वाले संपूर्ण शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या है? पहले आप हिंदी में समझ लीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में बता दूंगा। दूसरी इसकी परिभाषा क्या है? इसको हम दूसरी तरह से कैसे वर्णित कर सकते हैं, दूसरी तरह से इसको कैसे पढ़ सकते हैं? तो दोस्तों, कर्ता वाक्य में कार्य जिसके लिए करता है, कर्ता वाक्य में कार्य जिस कार्य और जिसके लिए करता है वह सब क्या कहलाता है? वह सब प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वाक्य में कर्ता के द्वारा किया गया कार्य और वह व्यक्ति या वस्तु जिसके लिए कर्ता कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। इधर लिख देते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं दोस्तों? प्रेडिकेट कहते हैं कर्ता के बाद आने वाले संपूर्ण शब्दों के समूह को प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात वाक्य में कर्ता के द्वारा किया गया कार्य और वह व्यक्ति या वस्तु या स्थान जिसके लिए कर्ता कार्य करता है वह सब क्या कहलाता है? वह सब प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रेडिकेट हमने समझ लिया। प्रेडिकेट क्या होता है? कर्ता के बाद आने वाले संपूर्ण शब्दों के समूह को प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग हैं? प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया। पहला है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। और तीसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा जो टॉपिक आता है निकल के प्रेडिकेट से वो होता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स होता क्या है?
तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, वर्ब क्या है? वर्ब एक क्रिया है। क्रिया क्या होती है दोस्तों? हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। हम जिस काम को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मेरा काम क्या है? हमारा क्या काम है? हमारा काम है अभी आपको कुछ सिखाना, पढ़ाना। हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो काम है वह काम ही क्रिया है। जैसे आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय देख रहे हैं, तो आपकी क्रिया कौन सी है? देखने की। समझ रहे हैं, समझने की, पढ़ने की। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है? हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी इसको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको एक लाइन में समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ठीक है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कॉम्प्लीमेंट क्या है दोस्तों? जैसा कि लिखा है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है जिसके बगैर कोई चीज अधूरी रह जाए, जिसके बगैर कोई चीज अधूरी रह जाए। जैसे तराजू है, हम मान लेते हैं एक तराजू लेते हैं हाथ में। कौन सी? ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं, पहले नहीं आती थी वो कांटे वाली तराजू, वो वाली तराजू। तराजू का अगर एक पलड़ा हटा दिया जाए तो क्या तराजू तराजू रहेगी? नहीं, तराजू तराजू नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उसका जो दूसरा पूरक था, उसका जो दूसरा पलड़ा था, वो क्या हो गया है? वो हटा दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों? तो पूरक क्या होता है? वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बगैर वाक्य अधूरा रहे, उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम विस्तार से समझ लेते हैं वर्ब क्या है। तो पहले इस यही नीचे समझ लेते हैं पहले, फिर आगे ऊपर देखेंगे। पहले वर्ब के बारे में समझ लीजिए दोस्तों। अगर हम वर्ब की ओरिजिन की बात करें तो ये लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अ वर्ड, जिसका मीन होता है अ वर्ड। तो हमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। तो वर्ब क्या है और वर्ब को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, या वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वो तो सब हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जितना हमको जरूरत है उतना हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले वर्ब की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। डेफिनेशन, हाँ क्या है? A verb is a word which denote us action or work of सब्जेक्ट। फ्रेंड्स मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। परिभाषा क्या है? वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट अस एक्शन और वर्क ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्ब वह क्रिया, वर्ब वह शब्द है जो किसके बारे में हमें बताता है? जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट अस एक्शन और वर्क ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम केवल उतना सीखेंगे जितना अभी हमको जरूरत है, डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्ब क्या है? कर्ता जिस काम को करता है, कर्ता जिस काम को करता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, पहली परिभाषा, कर्ता जिस काम को करता है उसे क्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा, हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जिस काम को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। हम यह भी लिख सकते हैं तीसरी परिभाषा के रूप में,
हम जिस काम को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्ता की कर्ता जिस काम को करता है उसे क्रिया कहते हैं, या कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है, या हम जिस काम को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है ना दोस्तों, हम जिस काम को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, एक वाक्य में कितने प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, जितने भी प्रकार की क्रियाएं हो, चाहे वो ट्रांसिटिव वर्ब हो, इंट्रांसिटिव वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, कोई भी क्रिया हो, उन सब का प्रयोग एक सेंटेंस में ही होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल उन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसको साफ कर लेते हैं। दोस्तों, वर्ब को कितने भागों में बांटकर यहाँ पढ़ा गया है? सेंटेंस में वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। दूसरी है हमारी मेन वर्ड। मेन वर्ड को कहा जाता है मुख्य क्रिया। तो पहले देख लेते हैं ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वह क्रिया जो वाक्य में टेंस को प्रकट करे, वह क्रिया जो वाक्य में टेंस को प्रकट करे उसे सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। द वर्ब which is told us about the tense in a sentence is called हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, वह क्रिया जो वाक्य में किसके बारे में बताए? टेंस के बारे में बताए। द वर्ब विच इज टोल्ड अस अबाउट द टेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। वह क्रिया जो वाक्य में किसके बारे में बताता है? वाक्य में टेंस के बारे में बताता है। दोस्तों, टेंस के बारे में बताने वाली क्रियाएं क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो टेंस को प्रकट करती हैं? तो देख लीजिए, is, am, are, was, were, do, did, does, has, have, had, will, shall, can, could, may, might, must, need, ought to, यूज टू, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, इसमें दो क्रियाएं और हैं,
एक है शुड, दूसरी है वुड। दोस्तों ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं? ये क्रियाएं ही हेल्पिंग वर्ब कही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से हम सेंटेंस किस टेंस में है इस बात का पता लगा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेन वर्ड की। मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ब है, सॉरी। अब दोस्तों मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? मेन वर्ब वह क्रिया है जो वाक्य में कर्ता के द्वारा की जाती है। जो वाक्य में कर्ता के द्वारा की जाती है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या होती है? इट इज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब विच इज डन by the subject in a sentence। ठीक है दोस्तों, क्या है? यह वह क्रिया है जो किसके द्वारा की जाती है? जो एक वाक्य में कर्ता के द्वारा की जाती है। समझ में आया? नहीं आया? पहले हिंदी में देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या होती है। वह क्रिया जो वाक्य में कर्ता के द्वारा की जाती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है वह क्रिया जो वाक्य में किसके द्वारा की जाती है? जो वाक्य में कर्ता के द्वारा की जाती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, हमारी जो क्रिया है वो क्या है? पढ़ाने की। आप देख रहे हैं, आपके क्रिया क्या है? आपकी क्रिया है देखने की। ठीक है दोस्तों, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, मेरे पिताजी की क्रिया क्या है वाक्य में? बुलाने की। ठीक है, आपके अध्यापक तुम्हें डांट रहे हैं, आपके जो अध्यापक हैं उनका कार्य क्या है? वो कौन सी क्रिया कर रहे हैं? आपको डांटने की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? उम्मीद करता हूं आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए यहीं पर एक बात और क्लियर कर देता हूं। ये जो आपकी मेन वर्ब होती है, इस मेन वर्ब को ही क्या कहते हैं? इस मेन वर्ब को ही फिनिट वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक नोट में लिख लीजिए, मेन वर्ब is also called finite verb। ठीक है दोस्तों, जो मेन वर्ब होती है वह क्या कही जाती है? फिनिट वर्ब कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी वाक्य में आपको कोई ना कोई क्रिया आवश्यक रूप से मिलेगी। किसी भी वाक्य में आपको कोई ना कोई क्रिया आवश्यक रूप से मिलेगी, क्योंकि देयर इज नो एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब। बिना वर्ब के, बिना क्रिया के कोई भी क्या नहीं हो सकता? कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। बिना सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हो सकता है, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब के, बिना मेन वर्ब किया है, बिना हेल्पिंग वर्ब के क्या नहीं हो सकता? सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। कैसे? देखिए, जैसे मैं, चलो इसको साफ करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा माय फादर इज
कॉलिंग मी, माय फादर इज कॉलिंग मी, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। अगर मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो अभी आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन क्रियाओं को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जो वाक्य में टेंस प्रकट करती हैं। और टेंस प्रकट करने वाली क्रियाएं कुछ ही होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें आपने देखा हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इज। ठीक है, आगे मेन वर्ब की मैंने बात की तो आपने देखा कि मेरे जो पिताजी हैं उनका काम क्या है, वो कौन सा काम कर रहे हैं, आपने देखा मेरे पिताजी बुलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पिताजी के द्वारा जो कार्य किया गया उसी को क्या कहते हैं, उसी को मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी मेन वर्ब और ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। मैंने जैसा कि आपको बताया मेन वर्ब को ही क्या कहा जाता है, फिनिट वर्ब कहा जाता है। ठीक है, फिनिट वर्ब भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बिना हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी हो सकता है, लेकिन वर्ब के बिना नहीं हो सकता है। इकलौता वर्ब भी पूरा सेंटेंस हो सकता है, इकलौता वर्ब भी पूरा सेंटेंस हो सकता है। जैसे चलिए देख लेते हैं कि पहले बिना सेंटेंस, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे हो सकता है, और इकलौता वर्ब ही पूरा सेंटेंस कैसे हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखा हो गो देयर, ठीक, गो देयर, मैंने बोला वहां जाओ। अब बताओ यहाँ कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस है ना, बिल्कुल सेंटेंस है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वहां जाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा हो ही रीड्स, ऑब्जेक्ट नहीं है, ही रीड्स, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, लेकिन क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये पूरा वाक्य है। कैसे, क्योंकि यह कह रहा है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इकलौता वर्ब संपूर्ण सेंटेंस कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा हो राइट, राइट का मतलब क्या है, लिखो। जैसे मान लीजिए आपके टीचर्स आपसे बोल रहे हैं, आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पढ़ा रहा हूं और मैंने कह दिया राइट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए। समझ में आया। जैसे मान लीजिए क्या कह दिया गो, गो, स्टॉप, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास शरारती बच्चा आया, मैंने उससे कह दिया गो, तो इसका मतलब क्या है, वो समझ गया कि मुझसे जाने के लिए कह रहे हैं। समझ में आया। इसका मतलब है वो समझ गया कि मुझसे जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, स्टॉप, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है, ये दौड़ रहा है, तो मैंने बोला स्टॉप, इसका मतलब क्या है, यू शुड स्टॉप, आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।